परस्पर लगाव का भाव, आत्मीयता का भाव पैदा हो जाता है। सैनिक की वर्दी इस प्रकार की वर्दी होती है भाइयों बहनों। तब मैंने पूछा, पिताजी अगर कभी मैं वर्दी नहीं पहन पाया तो क्या मैं देश सेवा नहीं कर पाऊंगा? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही वो बात मेरे जीवन का रास्ता बन गई और मेरे जीवन का ध्येय बन गई भाइयों बहनों। उन्होंने कहा, बेटा देश सेवा केवल वर्दी पहनकर नहीं होती है, बल्कि हर क्षण हर पल अनवरत रूप से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी, अनुशासन से काम करना भी सच्ची देश सेवा होती है भाइयों बहनों। और उनके इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले ही समझा दिया था कि राजनीतिक क्षेत्र में जब जब आप देखते होंगे, कभी मीडिया के हमारे मित्र, जब मैं किसी बड़े चैनल पर कभी साक्षात्कार के लिए जाता हूं तो मुझे पूछते हैं कि आप एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, आप क्या कभी शुरू से सोचते थे कि मैं कुछ बनूंगा, मैं किसी पद पर जाऊंगा? तो मेरा हमेशा एक उत्तर होता है, मैं कहता हूं कि मैंने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं कुछ करूंगा। भाइयों बहनों, यही मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा। इसलिए मेरे लिए ये जीवन अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र से पहले कुछ नहीं होता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। भाइयों बहनों, वो अक्सर एक कविता भी सुनाया करते थे और मुझे निरंतर प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि पथ कठिन हो, धूप प्रखर हो, मन में दृढ़ विश्वास रहे, चलते रहना, रुकना मत तुम, जब तक मंजिल पास ना आ जाए, जब तक मंजिल पास ना आ जाए। आज इतने वर्षों बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये महसूस होता है कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं उसमें मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा दिए गए संस्कारों का सबसे बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, उन्होंने 28 वर्षों तक महार रेजिमेंट में रहकर अपनी सेवाएं दी। 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का बांग्लादेश की लड़ाई हो, पूर्वी पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन रक्षक हो, या शांति सेना श्रीलंका में, शांति सेना श्रीलंका में जाना हो, उन सभी में और भी कई सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहे होंगे, मुझे जो मुख्य रूप से ध्यान है उन सभी में उन्होंने अपना योगदान दिया। मुझे याद है कि वो किस प्रकार मुझे उन सभी जवानों की देशभक्ति के बारे में, पराक्रम के बारे में, बलिदान की कहानियां सुनाया करते थे, जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। ये मैं सब बड़े ध्यान से सुनता था और वीरता की उन कथाओं को सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि सेना में, जो सेना में जाते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं भाइयों बहनों। जो सेना में जाते हैं वो मानव नहीं बल्कि वो महामानव होते हैं, क्योंकि वो अपने पीछे की चिंता नहीं करते भाइयों बहनों, केवल आगे देखते हैं कि किस प्रकार से देश की सेवा करनी है। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, परंतु वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मैं जब देखता हूं देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर सच में मन बहुत गदगद होता है, हर्ष होता है, गर्व की अनुभूति होती है। एक समय था जब हमारे देश को, पहले कहते थे लड़ाई लगती थी, जब हम बचपन में सुनते थे तो कहते थे कि लड़ाई लगने वाली है या लड़ाई लग गई है, ऐसा यहाँ की स्थानीय भाषा में बोलते थे। लेकिन आज जब भी कोई देश के अंदर इस प्रकार की बात आती है तो आज देखिए कि चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, कोई गलवान की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, या देश के किसी भी, या अभी अभी ऑपरेशन
सिंदूर हो, सारे ही समय पर आज हमारा देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत है और पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा के उपकरण खरीदने के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब से मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व आया है, आज हम हथियार बनाने वाले, रक्षा के सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में भी हम दुनिया के टॉप सूची में हैं। पहले नंबर की सूचियों में आज हमारा भी नाम होने लगा है। आज मेक इन इंडिया हो या मेक फॉर द वर्ल्ड तक की ये यात्रा हमारी बढ़ती हुई शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। 2014-15 में भारत का रक्षा का उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपए होता था, मात्र 46,000 करोड़ रुपए होता था। वो वर्ष 2025 में बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गया, 1,54,000 करोड़ रुपए से इस आंकड़े को पार करके ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। यानी 3 गुना रक्षा का जो है हमारा ये रक्षा उत्पादन बढ़ गया है। इसी प्रकार रक्षा निर्यात में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। एक रिकॉर्ड बनाया है कि 38,000 करोड़ रुपए तक आज हमारा निर्यात पहुंच गया है, जो 2014 में, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो आज 38,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात है भाइयों बहनों, वो रक्षा निर्यात मात्र 1,000 करोड़ रुपए का होता था। यानी कितना, 38 गुना आज 2014 की तुलना में ये रक्षा का निर्यात बढ़ गया है। इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया के 80 से अधिक जो देश हैं, रक्षा मंत्री के रूप में हमारे भाई साहब अजय भट्ट जी ने भी काम किया, अभी वो ज्यादा बताते वैसे इसके बारे में, 80 से भी अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्री आज उपलब्ध हमारा देश करवा रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भी एक विश्वसनीय और मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। भाइयों बहनों, अब जब आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के आंखों के सामने बेरहमी से उनके सुहागों को उजाड़ दिया, तब ऑपरेशन सिंदूर द्वारा हमने न सिर्फ उनके सिंदूर का बदला लिया, बल्कि आतंकवादियों और उनके अड्डों को खत्म करने के साथ ही विश्व को भारत की मजबूत सैन्य शक्ति का परिचय भी देने का काम भारत की सेनाओं ने किया है। आज हमारे राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के सम्मान, उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसमें चाहे शहीदों को, परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 गुना तक बढ़ाना हो, आश्रितों को सरकारी नौकरी देनी हो, पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी हो, हम हर स्तर पर आज कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पेच तक सभी वीरता पुरस्कारों को, जो अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का कार्य किया है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा प्रदेश के वीर बलिदानियों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अभी जिसके बारे में सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हम देहरादून में एक भव्य सैन्य धाम भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे राज्य के जितने भी बलिदानी हैं, जितने भी भारत माता के वीर सपूत हैं, उनके परिवारों के आंगन की मिट्टी उसका एक स्मरण स्थल पर हमेशा हमेशा के लिए वहां उनका स्मरण कराती रहेगी। भाइयों बहनों, जो आने वाली पीढ़ियों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी, उनके जीवन परिचय से वो राष्ट्रभक्ति में और राष्ट्र की सेवा में हमेशा प्रेरित रहेंगे। भाइयों बहनों, हमने बलिदानियों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर, पहले आवेदन करने के लिए केवल 2 वर्ष का समय होता था और इस समय में बहुत सारे उनके परिजन नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। उनको फिर तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए
हमने इस समय सीमा को, जो 2 वर्ष होती थी, उस समय सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। यही नहीं, हम प्रदेश के बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाएं भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा को निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि यह वीर भूमि भी है। यहाँ की पावन माटी में जन्मे सपूतों ने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सैनिक परिवारों के त्याग को, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को, उनके जीवन के अभाव को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। क्योंकि हमारे यहाँ हर परिवार से कोई सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में है, और मुझे तो सौभाग्य से ऐसे परिवेश में पैदा होने का अवसर मिला है जहां हमसे पहले वाले भी कई पीढ़ियों से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमसे आगे भी आज भी हमारे कई सारे नातेदार, रिश्तेदार, आस पड़ोस, घर परिवार, कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग आज सेना को अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों को राष्ट्र का सर्वोच्च नायक मानते हुए उनके सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। और भाइयों बहनों, यह भी मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐतिहासिक काम इन सालों में राज्य के अंदर संपन्न हुए हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, यूसीसी का कानून आज देश के अंदर सबसे पहले किसी राज्य में लागू हुआ है, तो वो राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। अब यहां रहने वाले, चाहे कोई किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया है। और हमने इसको लागू किया। हमारे लागू करने के बाद आज पूरे देश के अंदर इसकी एक शुरुआत जो उत्तराखंड से हुई, अन्य राज्य भी उस दिशा में चल पड़े हैं। अन्य राज्य भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, समान नागरिक संहिता को अपना रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त हमने हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए हमने नकल का सख्त कानून लागू किया। और नकल का सख्त कानून लागू करने का यह प्रभाव हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर हमारे ऐसे बेरोजगार नौजवान युवा भाई बहन जो बार बार अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करते थे, परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन परीक्षा फल उनके निकलते नहीं थे, या परीक्षा फल निकलने से पहले ही परीक्षा निरस्त हो जाया करती थी, या निकलते भी थे तो उनका चयन होता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ किए रहते थे, या भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, या नकल के काम में लिप्त रहते थे। भाइयों बहनों, हमने नकल का कानून लागू किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक हमारे बेटे बेटियों, भाई बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, और ऐसे अनेक काम हमने आगे बढ़ाए हैं। हमने भूमि का कानून लागू किया है। हमने यहां पर जो है जो तमाम प्रकार के कब्जे हो रहे थे, अतिक्रमण हो रहा था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू किया, जिसमें 12,000 एकड़ से अधिक आज सरकारी जमीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं। लब जिहाद हमारी बहन बेटियों को, उनके जीवन को, उनके भविष्य को कोई खराब न कर पाए, उनके साथ कोई धोखा न कर पाए, इस पर भी हमने काम किया सख्ती से। और आज सख्ताई से धर्मांतरण जैसा कानून भी राज्य के अंदर लागू है। भाइयों बहनों, अभी मैं आ रहा था तो मुझे कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाई मिले यहां रास्ते में, जिन्होंने अपने हाथ में एक बोर्ड ले रखा था कि मदरसा एक्ट जो हमने भंग किया है पहले वाला, और नया हम लाए हैं, नया हमने सबके लिए एक अच्छा कानून लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, हमने इसको
चूंकि राज्य के अंदर ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहां पर कबीलाई मानसिकता नहीं चाहिए, 500 वर्ष पुरानी ये कट्टरवादी सोच नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक संस्कार मिलने चाहिए। हमने मदरसा एक्ट भंग करने का निर्णय लिया और इस वर्ष 1 जुलाई 2026 से इस वर्ष अब राज्य के अंदर ऐसे मदरसे बिल्कुल संचालित नहीं हो पाएंगे जो राज्य के हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो चयनित पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनका वो मदरसा बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। भाइयों बहनों, मैं उसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम किसानों के हित में भी निर्णय ले रहे हैं। ऐसे उधम सिंह नगर में मैं देख रहा हूं कि पहले जो गेहूं के सेंटर थे वो सेंटरों से लिया जाता था। इस वर्ष कुछ व्यवस्था में परिवर्तन जैसा बता रहे थे, इससे किसानों के अंदर जो किसानों को परेशानी हो रही है। और मैं आज यहां से कहना चाहता हूं कि किसानों की भी ये सरकार है, जैसे ये जवानों की सरकार है, किसानों की भी सरकार है। और मैं एक जवान पुत्र भी हूं, मैं सैनिक का पुत्र भी हूं और मैं एक किसान पुत्र भी हूं। किसानी भी मैं बचपन से करता आया हूं, इसलिए जैसी व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को फिर से यहां पर लागू किया जाएगा, जिससे हमारे किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त मुझे आज यहां पर बहुत सारे पत्र दिए हैं, मुझे कांसीपुर वालों ने भी दिए हैं, जसपुर वालों ने भी दिए हैं, बिंदु खत्ता वाले मुझे मिलने ही वाले हैं। अभी माननीय गणेश जोशी जी ने अभी बताया है, तो उनके लिए हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं। हमारे सांसद जी यहाँ पर लगातार उनकी बात उठाते रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम सब लोग हैं। पर्यावरण वाला भी पिथौरागढ़ का मामला है, वो भी हम लोगों ने लगातार परस्यू किया है। ऐसे जितने भी मामले, और खटीमा में अब CSD कैंटीन खुल गई है। इन्होंने कहा है कि ये जो सैनिक मिलन हमारा केंद्र है उसको जो है और अच्छा बनाया जाए। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि भाई जब सैनिक मिलन बन गया है तो अच्छा बनना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी आपने बहुत सारी बातें मुझे लिखकर दी हैं, इसमें मैं उन सभी को अपने आगे के कार्यक्रमों में रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग हमेशा जब जब भी कोई भी ऐसा अवसर आता है, आप सभी लोग अपना साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और हम कभी भी कहीं पर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी हमारे कदम डगमगा रहे हैं तो आप हमारे कदमों को मजबूत सहारा भी देते हैं, हमेशा हमारे कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। इसलिए मैं अपने सभी सैनिकों का मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक सैनिक को होने के नाते सारे सैनिकों को मैं अपने हमेशा अभिभावक को देखता हूँ कि मेरे गार्जियन है आप। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी गार्जियनशिप में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का जो श्रेष्ठ राज्य बनाने का, अग्रणी राज्य बनाने का, नंबर 1 राज्य बनाने का जो हमने संकल्प किया है, उसके हम निरंतर काम करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने पिताजी को और सभी को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री विनय रोहेला जी।